सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग आए हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जिससे हम लोग एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मेमोराइजेशन और रिकर्जन यूज़ कैसे करते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है जीरो वन नैपसैक। हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपके कोर्स में भी हो ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज में डीएसए में ये प्रॉब्लम पढ़ी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो तरीके की होती है। सबसे पहला तरीका है एक टॉप डाउन अप्रोच, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन फिबोनाची वाले क्वेश्चन में करी थी, और दूसरा तरीका होता है बॉटम अप अप्रोच। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको एक ट्री के जरिए से समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं तब हम लोग एक रूट नोड, ट्री का रूट नोड है, ये हमारा पहला रिकर्जन है। मान लीजिए हमारा सवाल कहता है फिबोनाची वाला कि हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए फिबोनाची सीरीज का तो हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पिछले रिकर्जन ट्री में बताया था, तो थर्ड एलिमेंट के लिए n-1 और n-सेकेंड टर्म में हम इस थर्ड को तोड़ेंगे। तो n-1 हुआ हमारा 2 और n-2 हुआ हमारा 1। ठीक है, अब 1 आ गई हमारी बेस कंडीशन, क्योंकि 0 या 1 पे हम लोग डायरेक्टली n रिटर्न करते हैं। इफ n इक्वल टू 0 और 1 रिटर्न n, ये हमारी बेस कंडीशन होती है। तो हम लोग जब 3 को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो हमारी एक बेस कंडीशन आ जाती है, एक आ जाते हैं 2। अब 2 को हम लोग दोबारा 0 और 1 में तोड़ते हैं। ठीक है, ये आ गया 1 n-1 और ये आ गया n-2 0। अब ये दोनों ही बेस कंडीशन है। तो क्या होता है कि हम लोगों ने 3 को स्टार्ट तो किया पर इसे सॉल्व नहीं किया, इसको हम लोग ने तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा। तो इससे क्या होता है कि एक स्टैक रिकर्जन स्पेस बनती जाती है, जो कि शायद आपने पहले सी में पढ़ा होगा। तो जब भी हम लोग रिकर्शन कॉल करते हैं तो मान लीजिए एफ, जो फिबोनाची वाला मेरा टर्म है, उसको 3 के लिए मैंने कॉल किया। ठीक है, तो एक बार ये यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब उसने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, वो पहले 2 पे गया और साथ ही में 1 पे गया। तो पहले लेफ्ट ट्री आता है, तो इसलिए राइट को हम लोग पहले स्टैक में फीड कर लेंगे और लेफ्ट को हम लोग बाद में फीड करेंगे। अब क्या हुआ कि F2 भी आ गया। अब हम लोगों ने 2 को भी सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 को भी दो पार्ट्स में तोड़ दिया, f(1) एंड f(0). तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव स्टैक। अब हमारा क्या होगा कि 0 की हमें वैल्यू मिलेगी। तो 0 की वैल्यू कहाँ यूज़ हो रही है, ये जो 0 की वैल्यू है ये 2 के लिए यूज़ हो रही है। तो ये जब कटेगा तो पहले इधर आएगा, ठीक है, वैल्यू लेके, और ये भी कटेगा क्योंकि ये दोनों बेस इक्वेशन है। इसके इसके आगे कोई भी ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सीधा वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इसने रिटर्न किया, फिर इसने रिटर्न किया, तो हमारे 2 पे आ गया। अब 2 पे हमारे पास दोनों की वैल्यू, तो हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। तो 0th टर्म होता है 0 और फर्स्ट टर्म होता है 1। तो हम लोगों ने 0 1 को प्लस किया तो हमारा सेकेंड टर्म भी आ गया 1। तो ये आ गया 1 और हम लोगों ने इसको भी रिटर्न करा दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने ट्री के राइट साइड में गया, ये जो 1 है, क्योंकि ये f का 1 कॉल हो रहा है। अब 1 भी एक बेस कंडीशन है, तो हमने डायरेक्ट इसको काटा और 1 जो है रिटर्न करा दिया, जो इसकी वैल्यू है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया और हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई, तो हम लोगों ने इसको भी स्टैक से निकाल दिया। अब जब हम लोग रिकर्जन यूज करते हैं तो एक एक करके जो फंक्शन कॉल्स होते हैं वो इस स्टैक स्पेस में फीड होते चले जाते हैं। मतलब हम लोग ऊपर से, टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर, मतलब 3 से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहले 2 और 1 में तोड़ रहे हैं, फिर 2 को 1 और 0 में तोड़ रहे हैं। ऐसे हम लोग एक बड़े क्वेश्चन को छोटे 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 क्वेश्चंस में तोड़ते चले जाते हैं, और वो हमारा रिकर्जन के जरिए होता है। लेकिन जो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि दिस इज मच बेटर देन टॉप डाउन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाउएवर, अगर आपको रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको टॉप डाउन अप्रोच आना ही चाहिए, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच का आप लॉजिक तभी लिख पाएंगे जब आप टॉप डाउन अप्रोच का लॉजिक लिख पाएंगे, ये मेरा मानना है। और टॉप डाउन अप्रोच से ही मैं आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। हाउएवर, नैपसैक प्रॉब्लम मैं आपको बॉटम अप अप्रोच में भी समझाऊंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ईजी भी है बॉटम अप अप्रोच में समझना। ठीक है, तो मैं आपको बॉटम अप अप्रोच समझाता हूँ क्या होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, जैसे हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग 3 मतलब 4 साइज का एरे बना देंगे, क्योंकि हम लोग 0 को भी एक एलिमेंट मानते हैं। तो थर्ड एलिमेंट मतलब एग्जैक्टली 4th एलिमेंट हुआ हमारी सीरीज में।
ठीक है। तो हम लोग 4 साइज का एक एरे बना देंगे, तो 0 1 2 3 हमारी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बेस कंडीशन से चालू करते हैं, 0 और 1 से चालू करते हैं, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1। अब ये दोनों बेस कंडीशन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 1 की वैल्यू होती है 1। ये है हमारी फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 एंड 3। तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो हमेशा 2 आएगा। तो ये मैं आपको आंसर समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 आया था, इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2, इधर यहाँ पे भी 2 आया था, वैसे ही यहाँ पे भी 2 आएगा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को हम लोगों ने प्लस किया, ठीक है। क्यों प्लस किया, क्योंकि n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, nth माइनस 1 प्लस इज इक्वल्स टू nth एलिमेंट, यही तो होता है, इन दोनों का एडिशन ही तो होता है nth एलिमेंट। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा f ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर f ऑफ 2 आ गया, ठीक है, तो हमें f ऑफ 3 के लिए किन दोनों को प्लस करना है, 1 और 2 को, क्योंकि f ऑफ 3 तो एडिशन होगा n माइनस 1 जो कि 2 है और n माइनस 2 जो कि 1 है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, जिसमें से 1 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू 2 आई। वैसे ही हम लोग इसे आइटरेशन से सॉल्व करते हैं, इसमें रिकर्जन का कोई काम नहीं है, इसे हम लोग आइटरेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे, हम लोग देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने ये एरे ले लिया, ठीक है, 0th एलिमेंट हमारी बेस कंडीशन है, मतलब 0 इंडेक्स इज इक्वल टू 0th एलिमेंट। तो 0th एलिमेंट में हम लोग 0th एलिमेंट जो होता है वो फीड कर देंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग 1 फीड कर देंगे क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। फिर हम लोग सेकेंड एलिमेंट से जब निकालेंगे तो इंडेक्स जो हम लोग जिस करंट इंडेक्स पे हैं उसका एक कम इंडेक्स, मतलब n माइनस 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है प्लस जो हमारा n माइनस 2 इंडेक्स पे एलिमेंट है, इन दोनों को हम लोग प्लस करके हम लोग ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो इन दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इन दोनों को प्लस हम लोग करेंगे, प्लस किया तो हम लोग का 1 आ गया। वैसे ही 3 के लिए हम इन दोनों इंडेक्स पे एलिमेंट प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 2 आ गया। ऐसे ही हमारी डीपी में बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। नैपसैक वाली कंडीशन में हम लोग को इतना सिंपल 1D array नहीं बनाना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में 2D array बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं। वो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही दूसरा इसमें जो पॉइंट लिखा है इसका ये मतलब है कि जब हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं तो हम लोग ये एक्स्ट्रा स्टैक यूज कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा स्टैक भी तो यूज कर रहे हैं, ये भी तो हमारी कहीं ना कहीं स्पेस लगती ही होगी। नथिंग गोज अननोटिस्ड इन कंप्यूटर साइंस, मतलब ये स्पेस कहीं ना कहीं तो लग ही रही होगी। तो पहली चीज तो ये स्पेस लग रही है, ठीक है, पूरा पूरा एक रिकर्जन जितनी बार भी कॉल हो रहा है उतना पूरा एक स्टैक लगेगा स्पेस में, ठीक है। उसके बाद इसको प्रोसेस करने का जो ओवरहेड है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जुड़ जाएगा। और बॉटम अप अप्रोच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिकर्जन कॉल कर नहीं रहे हैं। और डीपी आर तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में भी बनाएंगे, डीपी आर यहाँ भी हम लोग एक सिंगल आर बना रहे हैं और रिकर्जन भी नहीं कॉल हो रहा, प्लस उसका ओवरहेड भी नहीं हो रहा। तो ये स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के लिए बेटर रहती है। हालांकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होती है, बट जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप सबका बॉटम अप अप्रोच भी आसानी से लिख लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो अगर आप लोग ध्यान से सुने तो बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है हमारी नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें कहती क्या है कि हमें सबसे पहले इनपुट दिया होता है n इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। अब इसमें 3 क्या है, n क्या है, n इज नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, इसमें भी पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, मतलब जो 4 है इसकी वैल्यू 1 है प्रॉफिट में, उसका वेट 4 है, और इसका वेट 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका वेट 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। W क्या है हमारा, ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो हमें नैपसैक प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे पास एक बड़ा बैग है, ठीक है, एक बड़ा बैग है। अब 0-1 नैपसैक का ये मतलब है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि हम लोग एक भी एलिमेंट को, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, इनको इंक्लूड कर भी सकते हैं, मतलब 0 मतलब नहीं भी कर सकते हैं और 1 मतलब कर भी सकते हैं। मतलब हम लोग का क्या मकसद है इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है कि हम लोग कौन कौन से एलिमेंट अपने इस बैग में रखें कि हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बस ये हमारा मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलेगा, इसलिए हम लोग को इसमें रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग चॉइस फंक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है
कि हम लोग इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग इसमें करना क्या है हमें, तो हम लोगों को एक बैग दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 4 है। तो इसमें जब हम लोग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, उसका वेट जो एलिमेंट का होगा ये हमारी कैपेसिटी से माइनस हो जाएगा, और हर एलिमेंट की वेट हमेशा इसकी कैपेसिटी से कम ही होना चाहिए, करंट कैपेसिटी से, टू बी फ्रैंक। मतलब जो हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसमें 2 वेट का एलिमेंट, 2 किलो का एलिमेंट ऐड कर दिया है, हमारी कैपेसिटी 4 किलो है, तो जब हम लोग ने 2 किलो का एलिमेंट ऐड कर दिया तो कैपेसिटी कम भी तो होगी। तो 4 - 2 = 2 kg कैपेसिटी हमारे पास बची है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। तो क्या रहेगा कि हम लोगों के पास एक सिंपल एरे दिया होगा। ठीक है, अब इस एरे का मैं आपको ट्री बना के समझाता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो मान लीजिए अभी हम लोगों ने अपने बैग में कुछ भी नहीं रखा, तो हमें क्या करेंट प्रॉफिट होगा? 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है, खाली है बैग। ठीक है, और सबसे पहले हम अपना पॉइंटर रखेंगे वेट के आइटम, मतलब हम लोग वेट से चलेंगे। ठीक है, हम लोग वेट पे पॉइंटर रखेंगे और वही करस्पॉन्डिंग वेट का प्रॉफिट हम लोग दूसरे एरे से देखेंगे, पर ट्रेवर्स हम लोग हमेशा वेट एरे को करेंगे। और 0 हमारा करंट प्रॉफिट है, साथ में हमारी करंट कैपेसिटी है 4। अभी कुछ भी नहीं डाला तो अभी हमारी फुल कैपेसिटी है। ठीक है, फिर हम लोगों के पास 2 चॉइसेस रहेंगी, एक चॉइस इधर और एक चॉइस इधर। अब ये चॉइसेस क्या है? 0 1 मतलब हम लोग एक एलिमेंट को नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो जो हम करंट एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब 4 पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, जिसका वेट 4 है, उसे हम लोग नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग इस एलिमेंट को नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 अलग अलग कंडीशंस बनेंगे। अगर हम इस एलिमेंट को नहीं लेते हैं तब क्या होगा? तब हमारा करंट प्रॉफिट 0 ही रहेगा और हमारा कोई कैपेसिटी भी नहीं कम होगी, तो 4 रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इस एलिमेंट को ले लेते हैं तो हमारी करंट कैपेसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 हमारी कैपेसिटी थी, 4 वेट का एलिमेंट हमने ले लिया, तो 4 - 4 0, बट हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1। अब आपको लग रहा होगा इसमें 1 प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 0 प्रॉफिट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को अभी हमारे पास और स्कोप है यहाँ ट्रेवर्स करने का लेफ्ट वाले सब ट्री में, बट राइट वाला जो सब ट्री है उसमें अब हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं है ट्रेवर्स करने का। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू 0 हो गई है, कैपेसिटी हमारी 0 हो गई। तो जैसे ही हमारी कैपेसिटी 0 टच करती है, उसके आगे हम लोग चेक ही नहीं करते, क्योंकि अब और कुछ हम लोग डाल ही नहीं सकते, चाहे जितना भी महंगा सामान हो, चाहे जितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो, बट हमारी कैपेसिटी ही 0 है। तो हम लोग यहीं पे इस ट्री को रोक देंगे और ये वैल्यू रिटर्न करा देंगे। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1, मतलब मेरा प्रॉफिट एक, मतलब मिनिमम केस में 1 तो हो ही रहा है प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू आ गई। बट हमारे पास लेफ्ट सब ट्री भी बचा है, तो हम लोग हमेशा, मतलब चाहे हम इस एलिमेंट को लें चाहे ना लें, ये 4 को हम लोग ले चाहे ना लें, हम लोग हमेशा पॉइंटर को +1 एक आगे बढ़ा देंगे दोनों कंडीशन में। मतलब हम लोगों ने लिया तो भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं लिया तो भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आए वेट 5 पे। अब हमारे पास इसमें भी 2 चॉइसेस हैं। इसमें क्या हुआ, ये वाले राइट वाले सब ट्री में हम लोगों ने पहला वाला लिया, अब इसके आगे कोई चॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास अब कैपेसिटी ही नहीं बची। वैसे ही अगर हम दूसरा वाला सब ट्री है, इसमें हमारे पास कैपेसिटी बची है, बट कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग इसे लेते हैं तो हमारा जो करंट कैपेसिटी है, मतलब हमारा जो W है, वो हमारे वेट से कम है। हमारा वेट 5 है और हमारी कैपेसिटी 4 है, तो हम लोग क्या इसे बैग में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा तो इसका वजन है, तो हम लोग इसे ले ही नहीं सकते। मतलब ये कंडीशन बनेगी ही नहीं कभी, यहाँ पे ट्री रुक जाएगा, तो हम लोग इसे नहीं ही लेंगे, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, तो हमारा सेम प्रॉफिट आएगा वापस और सेम हमारी कैपेसिटी आएगी वापस। अब हमारे पास फाइनल टर्म आता है, तो इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन बचेंगी। हमारा आई अब यहाँ पे आ गया है फाइनल वाले टर्म पे। अब हमारे पास इसमें भी 2 कंडीशन बचेंगी कि हम इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 0 + 3, इसके जो करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है, तो इधर आ गया 3, और 4 - 1 इधर आ गया हमारी करंट कैपेसिटी 3। और अगर हम लोग नहीं लेते तो 0 और 4। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके जो है हमारा सब रुक जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेट आ रही है, जब हम आई इधर करेंगे तो यहाँ खाली हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमारा सब रुक जाएगा। तो हम लोग यही वैल्यूज रिटर्न करा देंगे। तो एक में हमारे पास प्रॉफिट आया 0, एक में हमारे पास प्रॉफिट आया 3, ये हमारे पास 3 प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से मैक्सिमम हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी से हम लोग नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग पहचाने कैसे कि ये नैपसैक प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें रिकर्जन यूज़ करना है हमें।
तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसके तो नाम ही में है 01 नैपसैक, नाम में ही चॉइस दी हुई है कि हम लोग या तो ले नहीं भी ले सकते हैं या ले सकते हैं। अगर हमारे पास चॉइस है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर हमारे पास चॉइस है कि हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो हमें दोनों चॉइस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी ताकि हमें पता चले कौन सी चॉइस आगे जाके बेटर प्रॉफिट देगी। इस वजह से हम लोग सारे चॉइसेस एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम लोग उसी में जब सब चॉइसेस एक्सप्लोर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई चॉइसेस जो हैं कॉमन हो जाती हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग डीपी में स्टोर कर लेते हैं चॉइसेस। ठीक है, जो कॉमन चॉइसेस मतलब सारी ही चॉइसेस डीपी में स्टोर कर लेते हैं, और कोई भी चॉइस अगर कॉमन हमें मिलती है तो हम लोग डीपी से डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करा देते हैं। तो सबसे पहले इसका कोड आपको रिकर्जन में लिखना होगा। रिकर्जन में जब आप इसका कोड लिख लेंगे उसके बाद आपको उसी कोड को मेमोराइज करना है। तो ऐसे हमारा नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये रही हमारी नैपसैक प्रॉब्लम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लीड कोड पे मुझे प्रॉब्लम मिली नहीं एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा गीक्स और गीक्स पे भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, हालांकि प्लेटफॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को वाइट बोर्ड पे दिखाया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों से पूछा हुआ है। वेट 4 वैल्यू 1 2 3 और वेट 4 5 1। तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ भी वही सेम चॉइसेस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका कोड लिखना चालू करते हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जितना भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए आप एक नया फंक्शन बनाएं, ब्रांड न्यू फंक्शन हमेशा, क्योंकि भले ही वो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ले बट इससे आपका काम बहुत सॉर्ट आउट हो जाता है, आपका कोड बहुत नीटली लिख लेता है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिटर्न फंक्शन लगाते हैं जहां हम लोग हेल्पर नाम का एक फंक्शन रिटर्न कराएंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक तो हमारा w पास करेंगे, फिर हम लोग वेट एरे पास करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू एरे पास करेंगे, फिर एक पॉइंटर पास करेंगे जो हमारा ट्रेवर्स करके ये बताएगा कि हम लोग कौन से टर्म पे अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं नया जो हम लोगों ने पास कराया है। तो स्टैटिक इंट रिटर्न टाइप है हेल्पर, ये हमारा फंक्शन है जिसमें सबसे पहले आया इंट w कॉमा इंट एरे जो है वेट एरे, और इंट वैल्यू एरे, और हमारा इंट i जो हमारा एक पॉइंटर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग बेस केस सोचते हैं कि बेस केस क्या होगा। तो बेस केस हमेशा ये होगा कि हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले टर्म से चालू कर रहे हैं। तो अगर हम सब टर्म्स ट्रेवर्स कर चुके हैं और हम लोग एकदम एंड पे आ गए एरे के, एरे हमारा ख़त्म हो गया, अब और टर्म्स है ही नहीं ट्रेवर्स करने के लिए, तब हम लोग हमेशा अपने फंक्शन को रिटर्न करा देंगे। तो अगर हमारा इफ हमारा आई जो है आई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू वेट एरे जिसमें हम लोग ट्रेवर्स करें डॉट लेंथ, ठीक है, तो हम लोग इसको रिटर्न 0 करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आई है उस अब आगे कोई टर्म बचा ही नहीं है ट्रेवर्स करने के लिए या डालने के लिए, तो अब कोई फायदा नहीं है, अब हमेशा इसके आगे रिटर्न ही होगा 0। या दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि अगर हम लोग अपना बैग पूरा फिल कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था वेट इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें अपना बैग पूरा फिल कर लेते हैं, अगर हम लोग इसमें अपना बैग पूरा फिल कर लेते हैं तो भी हम लोग आगे कुछ फिल नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है हमारा आगे ट्रेवर्स करने का। तो हमारा जो करंट वेट है, ये W है हमारा करंट वेट, इक्वल टू 0, मतलब अब हमारा कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, करंट कैपेसिटी हमारी खत्म हो चुकी है बैग की, तो हम लोग आगे कोई ट्रेवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब जब हम कुछ डाल ही नहीं सकते तो जितना भी प्रॉफिट दे रहा हो क्या फ़ायदा आगे ट्रेवर्स करने का। फिर हमारी एक दूसरी कंडीशन आती है, ये एक स्पेशल कंडीशन है कि हम लोग के पास एक बाध्य कब है, हम लोग तब बाध्य हैं अगर हमारे पास एक सिंपल सी ये कंडीशन आए कि अगर हमारे पास जो करंट कैपेसिटी है, जो हमारी करंट कैपेसिटी W है, वो अगर हमारे वेट ऑफ द एलिमेंट, जो हम लोग जिस एलिमेंट पे करंटली हैं उसके वेट से कम हो। समझ रहे हैं? मतलब अगर मेरे पास जो एलिमेंट मैं डालना चाहता हूँ वो 5 है और हमारी कैपेसिटी 4 है, तो हम लोग क्या उस एलिमेंट को डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो अगर हम लोग एलिमेंट को नहीं डाल सकते तो हम लोग चुपचाप यही फंक्शन रिटर्न करा देंगे कि हम लोग को ये एलिमेंट स्किप करना है, और हम एलिमेंट स्किप कर कैसे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर ये यहाँ था या अगर ये एग्जाम्पल यहाँ था
तो हम लोगों ने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो ये इस पे पॉइंट करने लगा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो हम लोग वैसे का वैसा सब कुछ पास करा देंगे, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, वैसे का वैसा हम लोग सब कुछ पास करा देंगे, बस हम लोग अपने आई को एक बार इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारी कंडीशन राइटिंग। यहाँ हमें चॉइस देखनी है, तो हम लोग सबसे पहले रिटर्न तो हमें यहाँ कराना ही है। हम लोग को क्या रिटर्न कराना है? मैक्सिमम, हम लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम का फंक्शन क्या होता है? मैथ डॉट मैक्स इन जावा। बाकी आप लोग सिंपल मैक्स भी लिख सकते हैं अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे? तो हम लोग क्या रिटर्न करा रहे हैं? हम लोग सबसे पहले ये रिटर्न करा रहे हैं कि हम लोग अगर एलिमेंट, हमारे पास दो चॉइसेस है, मैक्स दो कंडीशंस लेता है और हमारे पास एक कॉमा के इधर की चॉइस है, कॉमा के इधर की चॉइस है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में जो हमारा फंक्शन है उसको रिकर्जन कॉल लगेगी, बट रिटर्न क्या होगा? हमेशा ये रिटर्न होगा अगर हम लोग जो है इस एलिमेंट को मान लीजिए हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मान लीजिए कि 0th इंडेक्स पे है, मतलब आई हमारा 0 है और हमारी वैल्यू भी 0th इंडेक्स पे 1 है। तो अगर हम लोग इस इंडेक्स के एलिमेंट को डालते हैं हमारे झोले में, जो हमारा बैग है जिसकी कैपेसिटी 4 है उसमें डालते हैं, तो हम लोग अपने करंट वेट, जो हमारा करंट वेट है W, उससे हम लोग सबसे पहले इस वेट को कम कराएंगे और फंक्शन में हम लोग इसकी वैल्यू प्लस करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है VAL ऑफ आई, जिसपे हम लोग करेंटली ट्रेवर्स कर रहे हैं, वो इधर प्लस होगी और हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल होगा, हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल होगा विद, हम लोग वेट, इसमें जो करंट वेट है उसमें ये रिड्यूस करेंगे जो हम लोगों ने एलिमेंट डाला है उसका क्या वेट है। आई ही हमारा हर जगह इंडेक्स का काम कर रहा है, हमारा पॉइंटर है, इस वजह से हम लोग हर जगह आई लिख रहे हैं, कॉमा, बाकी हमारा वेट आ रहे तो सेम ही रहेगा, वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी और हमारा आई जो है वो +1 हो जाएगा। ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी समझाया था। किसी भी कंडीशन में अगर हम एलिमेंट लें चाहे ना लें, हम लोग हमेशा एक एलिमेंट से आगे तो बढ़ ही रहे हैं, नहीं तो हमारा कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगा। और दूसरे कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया? अगर हम लोगों ने स्किप कर दिया, जैसे हम लोगों ने इस कंडीशन में स्किप किया था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ भी स्किप कर दिया, तो सिंपल से सिंपल इधर इसी को कॉपी करेंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो हमारा सॉरी इसमें मैंने इधर सेमीकोलन नहीं लगाया, नूब मिस्टेक, सॉरी। और हम लोगों का ये आउटपुट आ गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है। तो मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। मोस्टली ये क्वेश्चन चल जाना चाहिए। तो हमारे 1100, ठीक है, हमारे क्वेश्चन चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें लगाएंगे डीपी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इतने सारे कंडीशंस हैं, तो कोई ना कोई कंडीशंस तो आपस में मतलब ओवरलैप करता ही होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ डीपी लगाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में भी सिखाया था कि इस ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है, आपका जो मेन फंक्शन है, इसमें आप सबसे पहले डीपी आरे जो है इनिशियलाइज कर लीजिए। इंट dp इज इक्वल टू न्यू इंट, ये हमारा यहाँ पे हमारा साइज आएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज़ क्या है कि हमारा जो सिंपल चीज़ यहाँ पे है कि हमारा इसमें इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, इन सारे वैल्यूज़ में चेंज क्या हो रहा है? ये वेट एरे तो सेम रह रहा है, वैल्यू एरे भी सेम रह रहा है, लेकिन हमारा जो W है, हमारा जो करंट कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, एक कंडीशन में चेंज हो रही है, और प्लस हमारा आई भी चेंज हो रहा है, आई भी +1 हर जगह +1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हमारा आई क्या करेगा? हमारा वेट डॉट लेंथ +1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यही तो एरे ट्रैवर्स कर रहा है, हमारा यही एरे तो वो ट्रैवर्स कर रहा है, तो वो इस वैल्यू के बराबर ही होगा और W+1 इधर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर दो लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस दैन W+1, W+1 आई प्लस प्लस, साथ ही में एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग इंट j यूज़ करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एरे को हमारा -1 से भरना है। -1 से भरने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, बाकी आप arrays.fill नाम का फंक्शन भी आता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। +1 और j++, और यहाँ पे हम लोग dp के ij में जो है -1 पुट कर देंगे। ठीक है,
और हम लोग इसी में हमारा DPRA भी पास करा देंगे। अब यहाँ पे हमारा DPRA जो है रिसीव हो रहा है, हमारा DPRA जो है रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा DPRA रिसीव हुआ। और यहाँ पे जहाँ मैंने आपको पिछली भी प्रॉब्लम में समझाया था, जहाँ जहाँ हम लोग रिटर्न लगाते हैं उधर ही हमारा जो चेंजिंग वैल्यूज़ है, चेंजिंग वैल्यू क्या है W, और इधर चेंजिंग वैल्यू क्या है I, इसको इक्वल टू कर देंगे। मतलब ये रिटर्न भी हुआ और प्लस हमारे DP में फीड भी हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी DP का W और I, यहाँ पे भी हम लोग, ये मैंने क्या किया, DP का W और DP का I, यहाँ पे हम लोगों का हो गया। और हम लोग यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है और फीड भी हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे भी DP का W और I लगा देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा रिटर्न भी हो रहा है और हमारे DP में फीड भी हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक बार और चेक करेंगे एक्स्ट्रा कि अगर DP का W और I की वैल्यू -1 नहीं है, -1 अगर वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग DP का रिटर्न फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। इधर रिटर्न करा देंगे DP के W का I। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग ये चीज़ जो है ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर अ स्पेसिफिक W एंड I, तो हम लोग इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग यहीं से रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमने उसकी वैल्यू स्टोर करके रखी है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे हेल्पर पे जो है हमारा DP है, हम लोगों ने DP पास कराया ही नहीं है दोबारा से। तो ये इधर DP, इधर भी DP और इधर भी DP पास कराएंगे, उसके बाद कंपाइलर रन करेंगे। यार देखो, कोडर्स की ज़िंदगी में तो ये होता ही है, कभी भी एक क्वेश्चन एक बार से ज़्यादा नहीं चलता है। अब यहाँ पे क्या गलती कर दी, J इज़ लेस दैन नहीं लगाया है। सो कंपाइलर रन किया, अब मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम चल जानी चाहिए। तो हमारा आउटपुट 3 आया, हमारा एक्सपेक्टेड भी 3 था। हम लोग इसे सबमिट करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम सबमिट हो गया है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन नैपसैक प्रॉब्लम के लिए। इसे आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट में मैं आपको ये समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि टैब्यूलेशन एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। उसके बाद इसके करीब 5-6 पार्ट्स और आएंगे इसी प्लेलिस्ट में, उसमें मैं आपको 90% ऑफ द DP और 90% आपको प्रॉब्लम समझा दूंगा। किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कोडिंग प्रोग्राम में, किसी भी कोडिंग चैलेंज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है DP में। बस आपको अपने से प्रैक्टिस चालू रखनी है। एक SD शीट करके आती है, तो आप चाहो तो उसके भी DP के प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, रिकर्जन के प्रॉब्लम्स लगा सकते हो। लॉजिक बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, ये वाला जो पार्ट है। चॉइस आपको आनी चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं, चॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि हमारे पास 2 चॉइस हैं, एक तो हम लोग ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू प्लस हो रही है और उसमें से वेट माइनस हो रहा है, दूसरा हम लोग नहीं ले रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एक लॉजिक है कि हम लोग, अगर हमारा जो कैपेसिटी से बड़ा वेट है तो हम लोग वैसे भी नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली हम लोग प्लस कर देंगे। बाकी DP तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आपने रिकर्जन लिख दिया है तो उसे मेमोराइज करना तो बच्चों का खेल है बिल्कुल। बस हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कौन से 2 वैल्यूज़ हैं, कौन से 2 पैरामीटर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। इस केस में जो W और I हैं, ये दोनों कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ नहीं चेंज हो रहा, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है, और I हर जगह चेंज हो रहा है। तो हर स्पेसिफिक W और I के लिए हमारे पास एक आंसर रहेगा ही रहेगा एट दी एंड। तो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू, गुड बाय, और वेट फॉर पार्ट 3।